सीआरपीएफ तो समझ आता है, उसके बाद कोबरा कैसे आपके दिमाग में और जहन में आया? कोबरा सीआरपीएफ के एक स्पेशलाइज्ड कमांडो यूनिट्स हैं एंड सीआरपीएफ के अंदर 10 बटालियंस हैं इस कोबरा की। और बेसिकली जब इसका फॉर्मेशन हुआ था और उस टाइम पे जब फॉर्मेशन हुआ था वो एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए हुआ था, जंगल वॉरफेयर के लिए। और ये जनरली किस जगह पे ऑपरेट करते थे उस समय? देखो 9 बटालियंस इसकी कोबरा की एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए हैं और एक बटालियन इसकी असम के अंदर है, वो एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर है। 2000 आप 10 के आसपास की इसका कोबरा का फॉर्मेशन हुआ था, तो हम सबको भी आइडिया नहीं था कि कोबरा चीज़ है क्या, लेकिन पूरी फोर्स के अंदर ये चल रहा था कि कोबरा वन रेज हो रही है, इट इज गोइंग टू बी स्पेशलाइज्ड यूनिट कमांडो बटालियन। तो मतलब आपके ज्वाइन करने के बाद ही ये कोबरा का फॉर्मेशंस होने नहीं स्टार्ट नहीं हुए नहीं थे? नहीं नहीं मैंने ज्वाइन करने के बाद में मैंने सीआरपीएफ ज्वाइन करी थी 1998 के अंदर, राइट। और कोबरा अप्रॉक्सीमेटली 2010 के आसपास ही इसकी फॉर्मेशंस हुई थी। तो जब ये हुई थी उसके बाद में उस टाइम पे मैं श्रीनगर के अंदर पोस्टेड था। यस, ये तो था ही सही कि हम में मादा है, हम इस काम को कर सकते हैं। और एक बार मेरे पास कुछ टाइम बाद में, 1 साल के बाद में मेरे पास एक मेरे सीनियर्स थे, और वो सीनियर क्या थे, वो मेरे इंस्ट्रक्टर भी थे एकेडमी के अंदर, मेरी जहाँ बेसिक ट्रेनिंग हुई थी। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, चेतन मैं कमांड कर रहा हूँ 206 कोबरा गढ़चिरौली के अंदर, और तुम मुझे ज्वाइन करोगे? आई वॉज सेकेंड इन कमांड दैट टाइम। तो मेरे को तो एक इन्विटेशन आया था एक तरह से, और मेरे में वो चीज़ थी, तो मैंने बोला कि बिल्कुल करूँगा सर। तो उन्होंने मेरा नाम प्रपोज किया और आई वाज सेलेक्टेड फॉर द कोबरा एंड अल्टीमेटली आई जॉइंड हिम 206 इन गढ़चिरौली एंड आई डिड एंटी नक्सल ऑपरेशन एंड जंगल वॉरफेयर ऑपरेशन देयर। तो सर ये कोबरा की ट्रेनिंग कितने टाइम के लिए चलती है? कोबरा की ट्रेनिंग वही अप्रॉक्सीमेटली जवानों की अलग होती है और मेन ऑफिसर्स की भी होती है। सेम यूनिट में होती है, अलग अलग यूनिट्स नहीं, अलग अलग इनके ट्रेनिंग सेंटर्स अलग अलग हैं। उस टाइम पे कोयम्बटूर में होती थी, और आजकल एक CHZ एक यहाँ पे बेलगांव के आसपास ही हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर अलग खुला है, वहाँ पे भी होती है अफसर्स की ट्रेनिंग। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, और उसके अंदर काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हैं कि वो आपको मीट करना पड़ते हैं। आपकी एज लिमिट होती है, आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं, ये सब कुछ आपके यदि वो उन क्राइटेरियाज को आप मीट करते हैं तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके यू आर एलिजिबल टू जॉइन द कोबरा। तो जब होता है इंडक्शन, फिर आपको यू हैव टू अंडरगो दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, उसके बाद में आप यूनिट ज्वाइन करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली क्या ड्यूरेशन रहती है इस ट्रेनिंग की सर? 1 मंथ 1 मंथ या 3 मंथ्स उसकी ऑफिसर जवानों वगैरह की होती है। आई थिंक हमारे भी जो मरीन कमांडोज होते हैं नेवी के अंदर, उनका भी इसी आंकड़े से ट्रेनिंग का ड्यूरेशन चलता है। फोर्सेस टू फोर्सेस मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि जो क्राइटेरियाज पैरास का है, मार्कोस का है या गरुड़ का है, वो क्राइटेरियाज कोबरा का है, लेकिन इसका सब कुछ का एक तरह से मोटा मोटा मिक्सचर होता है। करेक्ट। ठीक है, मेरे को ये ज़रूर याद है, मेरे को ये ज़रूर समझ है कि जो पैरा के सिलेक्शंस होते हैं आर्मी के अंदर, वो बड़ा हार्डकोर मामला होता है। मैं उतना हार्डकोर तो नहीं मारूंगा कोबरा को, लेकिन फैक्ट इज़ दैट कि आपका जब एक बार सिलेक्शन होता है और आपकी फ़िटनेस उस लेवल की आ जाती है, तो उसके बाद में जब आप कोबरा के अंदर जाते हो, बटालियंस को ज्वाइन करते हो, और ऑन ग्राउंड जो आप ऑपरेशंस करते हो, और धीरे धीरे जिस प्रकार की आपकी मैच्योरिटी आती है फील्ड के अंदर, वो आई थिंक अनमैचेबल होती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जंगल के अंदर मेरा लॉन्गेस्ट ऑपरेशन रहा है 7 days। आई वॉज ऑन माई ओन, आई लिव्ड इन द जंगल्स, आई स्टेड देयर, आई टुक द वाटर फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, खाना अपने साथ में लेके गया था, वही होता था सब कुछ करीबन हमारे हेलविक की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हो आपको, आप ये बोल सकते हो मेरे को। मैं इतना बता सकता हूँ कि वो जो 7 दिन का मैंने ऑपरेशन किया था, क्योंकि वही कपड़े मैं पहन के जंगल में घुसा था, और वही कपड़े पहन के मैं जंगल के 7 दिन के बाद निकला था। यदि उस टाइम पे कोई मुझे सूंघ लेता तो मर जाता, वो इतनी बदबू होगी मेरे अंदर कि वही कपड़े मैं दिन में चलता था तो पसीने पसीने हो जाते थे, रात को जब सोते थे वही पहने रहते थे, वही सूख जाते थे, फिर अगले दिन फिर वापस चलते हुआ। कितने घातक होते हैं ये कोबरा? दैट डेडली। आपको याद हो कि जब नक्सल मैनेज चालू हुआ था, फोर्सेस की बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही थी। करेक्ट। ID ब्लास्ट वाज वन ऑफ द रीज़न कि हमको नहीं मालूम पड़ता था कि कहाँ ID लगाया है, ब्लास्ट होगा ट्रक के नीचे,
15-15, 20-20 जवान एक साथ मर जाते थे। उसके बाद में एम्बुशेस होते थे उनके, मतलब वो ट्रैप बिछा लेते थे हमारे को, वो प्रिडिक्ट करते थे कि यहाँ फोर्सेस आएगी। वो पहले से अपनी फील्डिंग जमा के रखते थे और जैसे आप उसके अंदर घुसे और उन्होंने आपको आपके ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन जब धीरे धीरे जब उनकी ऑर्डर ऑपरेटी हमने को भी समझ में आई, तब फोर्सेस ने भी अपनी मॉडस ऑपरेटी चेंज करी और सबसे पहले उसके अंदर मॉडस ऑपरेटी में चेंज करने वाली थी सीआरपीएफ। आफ्टर दैट सीआरपीएफ स्टॉप वॉकिंग ऑन द ट्रैक्स, स्टॉप वॉकिंग ऑन द रोड्स। हमने जीपीएस पे चलना चालू कर दिया और जीपीएस पे जब हमने फोर्सेस ने चलना चालू कर दिया, उस टाइम हम जंगल में कहाँ से घुसते थे, कहाँ निकलते थे, किसी को खबर भी नहीं होती थी। जब आपको किसी को, सामने वाले को यही नहीं मालूम कि फोर्स कहाँ से आ रही है और कहाँ से निकल के जा रही है, तो हम पे ट्रैप लगाना बहुत मुश्किल था। तो आप कहना चाहते हैं कि आपके नेविगेशनल स्किल्स बेटर हो गए थे? यस, नेविगेशन स्किल्स, हमने डिजिटल मैप्स का यूज़ करना चालू कर दिया था, हमने जीपीएस का यूज़ करना चालू कर दिया था। और उस चीज़ के चलते, एंड कमांडर कोबरा इज़ दैट वे, आई कैन से दैट इन नेविगेशंस के मामले में वन ऑफ द मोस्ट versatile and one of the most trained force in that. And I have seen my boys, I have seen my young officers, जिस तरीके से वो जंगल में चलते थे, तो हमारी कैजुअलिटीज़ बहुत मतलब मिनिमाइज हुई। मतलब आप यदि मान लो कि आपकी जहाँ 80-90% हमारी कैजुअलिटीज़ कम हो गई उसके बाद में हम स्ट्राइक करते थे और वापस घुस जाते थे जंगल में।